नमस्ते दोस्तों। मैं सुमित हूं, देहरादून की वादियों में रहने वाला एक साधारण सा इंसान। मेरी जिंदगी में डर जैसी कोई चीज नहीं थी जब तक कि वो 14 नवंबर की काली रात नहीं आई। मुझे ऑफिस की एक बेहद जरूरी प्रेजेंटेशन के लिए मुंबई जाना था। आखिरी वक्त पर फ्लाइट की टिकट नहीं मिली तो मुझे ट्रेन का सहारा लेना पड़ा। लेकिन मुझे क्या पता था कि जिस ट्रेन को मैं अपनी मंजिल तक पहुंचने का जरिया समझ रहा था वो मुझे मौत के दरवाजे तक ले जाएगी। जब मैं देहरादून स्टेशन पहुंचा तो सन्नाटा पसरा हुआ था। कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ सुझा ही नहीं दे रहा था। मेरी ट्रेन रात के 11:30 बजे की थी। जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई तो उसकी चरमराती आवाज ने मेरे कान फाड़ दिए। जैसे ही मैं अपने कोच में चढ़ा, मेरी रूह कांप गई। पूरी बोगी खाली थी। सिर्फ पीली मध्यम रोशनी जल रही थी जो बार बार झपक रही थी। मैंने अपनी सीट ढूंढ ली और अपना बैग नीचे रख दिया। पूरी बोगी में सिर्फ मैं अकेला था। ट्रेन ने एक लंबी सीटी बजाई और रेंगते हुए अंधेरे की ओर बढ़ चली। खिड़की के बाहर सिर्फ काला साया दिख रहा था। करीब 1 घंटे बाद मुझे लगा कि कोच के दूसरे कोने में कोई बैठा है, जबकि मैं कसम खा सकता था कि जब मैं चढ़ा था तो वहां कोई नहीं था। वो एक बूढ़ा आदमी था जिसने काले रंग का कंबल ओढ़ा हुआ था। उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसके हाथ सफेद पड़ चुके थे और नाखून काले थे। मैंने सोचा शायद कोई मुसाफिर होगा जो अगले स्टेशन पर चढ़ा होगा। पर अजीब बात यह थी कि ट्रेन पिछले 1 घंटे से किसी स्टेशन पर नहीं रुकी थी। अचानक बोगी का तापमान गिरने लगा, मेरी सांसों से धुआं निकलने लगा। तभी मुझे एहसास हुआ कि ट्रेन की रफ्तार बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इतनी ज्यादा कि बोगी इधर उधर जोर जोर से हिलने लगी। मैंने घबराकर चेन खींचने की कोशिश की, पर चेन मेरे हाथ में ही आ गई। वो टूटी हुई थी। तभी उस कोने में बैठे बूढ़े आदमी ने अपनी गर्दन घुमाई। उसकी गर्दन से हड्डियां चटकने की आवाज आई, कड़क कड़क। उसने अपनी नजरें मेरी तरफ की। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे जिनमें से खून जैसा कुछ बह रहा था। वो धीरे से मुस्कुराया और बोला, सुमित, इस ट्रेन से कोई बाहर नहीं जाता। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे मेरा नाम कैसे पता? मैं अपनी सीट से उठा और दूसरे कोच की तरफ भागा। लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, वहां कोई कोच नहीं था, सिर्फ गहरा काला सन्नाटा और पटरी की गूंज। पीछे मुड़ा तो देखा कि वो बूढ़ा आदमी अब मेरी सीट पर बैठा था और मेरा बैग खोल रहा था। उसने बैग से मेरी फाइल निकाली और उसे फाड़ने लगा। वो हंसने लगा। उसकी हंसी इंसानी नहीं थी, बल्कि किसी भेड़िए के गुर्राने जैसी थी। मैं चिल्लाया, तुम कौन हो? मुझे क्या चाहिए? वो उठा और मेरी तरफ हवा में तैरते हुए आने लगा। तभी अचानक बोगी की सारी लाइटें बुझ गईं। अंधेरे में मुझे महसूस हुआ कि कोई ठंडी उंगली मेरी गर्दन पर रेंग रही है। मुझे सुनाई दिया, टिकट दिखाओ। मैंने कांपते हाथों से अपना मोबाइल जलाया। रोशनी में जो दिखा उसे देखकर मेरी चीख निकल गई। पूरी बोगी अब इंसानी कंकालों से भरी हुई थी। हर सीट पर एक लाश बैठी थी और वो बूढ़ा आदमी टीटी की वर्दी में खड़ा था, लेकिन उसका आधा चेहरा सड़ा हुआ था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके हाथ में मेरा ही आधार कार्ड था, लेकिन उस पर मेरी फोटो की जगह एक खोपड़ी बनी थी और मौत की तारीख आज की लिखी थी। मैं समझ गया कि ये कोई साधारण ट्रेन नहीं है, ये भूतिया एक्सप्रेस थी जो भटकती आत्माओं को ले जाती है। मैं जान बचाने के लिए वॉशरूम की तरफ भागा और खुद को अंदर बंद कर लिया। बाहर से दरवाजा पीटने की आवाजें आने लगीं, धप धप धप। आवाजें बढ़ती जा रही थीं, जैसे सैकड़ों लोग बाहर खड़े हों। तभी शीशे पर किसी ने खून से लिखा, अगला स्टेशन शमशान। अचानक ट्रेन ने एक जोरदार झटका खाया और मैं नीचे गिर पड़ा। जब मेरी आंख खुली तो सूरज की रोशनी खिड़की से आ रही थी। मैं मुंबई के स्टेशन पर था। कुली मेरा दरवाजा खटखटा रहा था। मैं पसीने से तरबतर था। मुझे लगा शायद ये कोई बुरा सपना था। लेकिन जैसे ही मैं ट्रेन से नीचे उतरा और अपना बैग उठाया, मेरी नजर मेरे हाथ पर पड़ी। मेरी कलाई पर 5 नीले निशान थे, जैसे किसी ने मुझे बहुत जोर से पकड़ा हो। और जब मैंने अपनी जेब में हाथ डाला तो मुझे एक पुराना जला हुआ ट्रेन का टिकट मिला जिस पर 1920 लिखा था। मैं आज भी देहरादून में हूं, लेकिन उस रात के बाद से मैंने कभी ट्रेन का सफर नहीं किया। आज भी जब रात को बाहर बादल गरजते हैं तो मुझे उस बूढ़े आदमी की हंसी और ट्रेन की वो चरमराती आवाज सुनाई देती है। मुंबई स्टेशन पर उतरते वक्त मुझे लगा था कि खौफ खत्म हो गया है, लेकिन हकीकत ये थी कि वो तो बस एक शुरुआत थी। स्टेशन की भीड़ भाड़ में भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई साया मेरे पीछे पीछे चल रहा है। मैंने टैक्सी ली और सीधा अपने होटल पहुंचा। होटल के कमरे में घुसते ही मैंने चैन की सांस ली और दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। मैंने सोचा शायद थकान की वजह से मुझे वो सब भ्रम हुआ होगा। मैंने अपना लैपटॉप निकाला ताकि ऑफिस के काम पर ध्यान दे सकूं, लेकिन जैसे ही मैंने स्क्रीन ऑन की, मेरी चीख निकल गई। वॉलपेपर पर मेरी फोटो की जगह वही कालका मेल की बोगी वाली तस्वीर लगी थी जिसमें मैं अकेला बैठा था, और पीछे वाले अंधेरे कोने में वही काला साया साफ नजर आ रहा था। मैंने घबराकर लैपटॉप बंद कर दिया। ये मुमकिन नहीं है, मैंने खुद से कहा। तभी कमरे के बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आई, टप टप।
मैं धीरे धीरे बाथरूम की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, बाथटब काले खून जैसे गाढ़े तरल पदार्थ से भरा हुआ था और शीशे पर उंगलियों से लिखा था, सफ़र अभी अधूरा है सुमित। मेरा दम घुटने लगा। मुझे लगा जैसे कमरे की दीवारें छोटी हो रही हैं। मैं तुरंत कमरे से बाहर भागा और रिसेप्शन पर गया। मैंने मैनेजर से कहा कि मुझे कमरा बदलना है। मैनेजर ने मेरी तरफ अजीब नज़रों से देखा और कहा, सर, आप तो अभी आधा घंटा पहले ही ऊपर अपने दोस्त के साथ गए थे। मेरे होश उड़ गए। दोस्त? मैं तो अकेला आया हूं। मैनेजर ने सीसीटीवी फुटेज घुमाई। स्क्रीन पर मैं लिफ्ट की तरफ जा रहा था और मेरे ठीक पीछे वही काले कंबल वाला बूढ़ा आदमी चल रहा था। सबसे डरावनी बात यह थी कि फुटेज में मैं उससे बातें कर रहा था और हंस रहा था, जबकि मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं था। तभी होटल की बिजली गुल हो गई। पूरे कॉरिडोर में सन्नाटा छा गया। अचानक मुझे अपने पीछे वही जानी पहचानी ठंडक महसूस हुई। एक ठंडी फुसफुसाहट मेरे कान के पास आई, सुमित, तुमने अपना बैग ट्रेन में ही छोड़ दिया। मैंने नीचे देखा। मेरे हाथ में जो बैग था वो गायब था। उसकी जगह एक पुराना सड़ा हुआ झोला था जिससे शमशान जैसी बदबू आ रही थी। मैंने उसे खोलकर देखा तो उसके अंदर मेरी ऑफिस की फाइल्स नहीं, बल्कि पुरानी हड्डियां और वही 1920 का जला हुआ टिकट था। मैं पागलों की तरह होटल से बाहर सड़क पर भागा। मुंबई की गलियों में भारी बारिश शुरू हो गई थी। मैं भागते भागते एक सुनसान मोड़ पर पहुंचा जहां एक पुरानी टैक्सी खड़ी थी। मैंने बिना सोचे समझे उसका दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गया। भाई, जल्दी चलो यहां से, मैंने हांफते हुए कहा। ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने गाड़ी स्टार्ट की। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ी, मुझे एहसास हुआ कि बाहर का नज़ारा मुंबई की सड़कों जैसा नहीं था। खिड़की के बाहर वही घना कोहरा और वही सन्नाटा था जो देहरादून के स्टेशन पर था। मैंने ड्राइवर का चेहरा देखने के लिए आगे झुककर देखा। ड्राइवर की सीट पर कोई इंसान नहीं था। सिर्फ एक खाकी वर्दी हवा में तैर रही थी और स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था। टैक्सी के रेडियो से अचानक पुरानी खड़खड़ाहट के साथ गाना बजने लगा, वही धुन जो उस रात ट्रेन में बज रही थी। तभी टैक्सी के पीछे वाली सीट पर हलचल हुई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई एक नहीं बल्कि 7-8 साए बैठे थे। उन सब के चेहरे सड़े हुए थे और वो सब एक साथ बोले, सुमित, हम सब तुम्हारी प्रेजेंटेशन का इंतजार कर रहे हैं। अचानक टैक्सी रुकी। सामने एक पुरानी खंडहर हो चुकी इमारत थी। गौर से देखने पर पता चला कि वो कोई इमारत नहीं बल्कि वही कालका मेल का एक टूटा हुआ डिब्बा था जो बरसों पहले किसी हादसे का शिकार हो गया था। वो डिब्बा अब जंगल के बीचों बीच पड़ा था। मुझे समझ आ गया कि मैं कभी मुंबई पहुंचा ही नहीं था। वो रात के सफर में हादसे का शिकार हो गई थी और मैं तब से उसी मौत के जाल में फंसा हुआ था। जैसे ही मैं उस डिब्बे की तरफ खिंचा चला जाने लगा, मुझे दूर से एक रोशनी दिखाई दी। कोई मेरा नाम पुकार रहा था, सुमित, सुमित, आंखें खोलो। मेरी आंखें अचानक खुली। मैं अस्पताल के बिस्तर पर था। मेरे सामने मेरे माता पिता और डॉक्टर खड़े थे। डॉक्टर ने कहा, शुक्र है तुम्हें होश आ गया। ट्रेन हादसे के बाद तुम 3 दिन से कोमा में थे। मैंने राहत की सांस ली। सब एक सपना था। मैंने पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी मेरी नज़र अपनी कलाई पर पड़ी। वहां अभी भी वही 5 नीले उंगलियों के निशान थे और सिरहाने रखे मेज पर मेरी दवाइयों के बीच वही 1920 का जला हुआ टिकट रखा था। नर्स अंदर आई और उसने मुझसे कहा, सुमित जी, आपके एक दोस्त बाहर खड़े हैं, कह रहे हैं कि आपका बैग देने आए हैं जो आप ट्रेन में भूल गए हैं। मैंने खिड़की से बाहर देखा। अस्पताल के गेट पर वही काले कंबल वाला बूढ़ा खड़ा था और मेरी तरफ देखकर अपना हाथ हिला रहा था। उसके दूसरे हाथ में मेरा वही ऑफिस वाला बैग था। कहानी यहां खत्म नहीं हुई है सुमित के साथ, वो साया अब भी है। क्या आप जानना चाहते हैं कि उस बैग के अंदर क्या था जिसने नर्स को भी डरा दिया, या सुमित अब उस साये से कैसे पीछा छुड़ाएगा? अगर हां तो कमेंट में हां लिखिए। मैं आपके सामने इसका सेकंड पार्ट लेके आऊंगा। और हां, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।